नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशन पथ पर। आज हम आपके लिए जो वीडियोस लाए हैं वो है न्यू सिलेबस फॉर हिस्ट्री। न्यू सिलेबस फॉर हिस्ट्री, यहां पर हम एसबीपीडी के क्लास 12th के जितने भी सिलेबस हैं जो कि हिस्ट्री के हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। आपको जैसा कि पता है कि एनसीईआरटी में, एक मिनट, जब मैं थोड़ा मार्कर चेंज कर लेता हूं, ठीक है। आप सभी को पता है कि एनसीईआरटी में जो हमारे हिस्ट्री के जो बुक हैं वो 3 हैं, जो भाग 1, भाग 2, भाग, एक मिनट, इरेज हो जाएगा ना, ठीक है। हाँ, भाग 3 है, ठीक है। आज हम एक एक करके भाग 1, भाग 2 और भाग 3 के प्रत्येक सिलेबस के प्रत्येक टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। ये प्रत्येक टॉपिक के बारे में चर्चा है, सिलेबस चर्चा है। चलिए आते हैं। अपने इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक प्यारे से कोट, जिसमें कहा गया है कि मनुष्य अपनी परिस्थितियों का निर्माता खुद ही होता है। जो जैसा सोचता है और करता है वो वैसा बन जाता है। बहुत ही प्यारी बात कही है। हम लोग अपने परिस्थितियों का रोना रोते रहते हैं, लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि परिस्थितियों का निर्माता तो हम खुद होते हैं। यहां पर आप अगर एक समय काल के बारे में बात करें कि अगर आप भूत में, मतलब समय के पीछे, बेहतर कार्य नहीं करते हैं, ठीक है, जिससे आप वर्तमान में और ऊर्जावान नहीं हो पाते हैं, जिससे आप अपने भविष्य को और बेहतर नहीं बना पाते हैं। इस प्यारे से कोट के साथ हम अपने इस सिलेबस को बढ़ाते हैं, जिसमें हम अपने पहले भाग के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है ईट, चैप्टर 1, ईट, मन के अस्थियां। बेसिक तौर पर हम जो इस सिलेबस में पढ़ने वाले हैं वो हड़प्पा सभ्यता है। वो हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ और विनाश हुआ। 2 टर्म हम लोग देखेंगे, लेकिन इसी 2 टर्म के बीच में जो भी घटनाएं घटी हैं उन सारे को हम अलग अलग बिंदुवार हम समझने का प्रयास करेंगे। एक विकास और एक विनाश। ध्यान देते हैं कि जो हमारा टॉपिक है प्रारंभिक नगरों की कहानी, हड़प्पा सभ्यता का पुरातत्व। आपको पता होना चाहिए कि किसी भी इतिहास के भौगोलिक संरचना को ढूंढने में पुरातत्व का एक अहम योगदान होता है। इसलिए आपको एक टॉपिक यहां पर दिया गया है, पुरातात्विक उत्खनन, ठीक है। और इससे पहले हम समझने का प्रयास करेंगे कि पुरातत्व क्या होता है, ठीक है। इसी में हम जब आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की खोज की कहानी क्या थी, किस प्रकार हड़प्पा सभ्यता खोजी गई, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार किस प्रकार हुआ, हड़प्पा सभ्यता का काल कैसे रहा, यहाँ के नगरों से प्राप्त जो वस्तुएं थे वो कैसी थी, किसी बड़े स्थल को पुरातात्विक रिपोर्ट के माध्यम से प्रमाणित किया जाता है, ठीक है। तो एक यहां पर इसको आप हाईलाइट कर लीजिएगा कि पुरातात्विक रिपोर्ट्स जो होती हैं ये प्रमाणित करती हैं कि कोई भी जो स्कल्पचर मिलता है, जो स्थान होती है, वो कितनी ज्यादा पुरानी है। चलिए, इसका एक साइंटिफिक टर्म भी है, इस पर हम लोग आगे बात करेंगे। पुरातात्विक रिपोर्ट का इतिहास के बारे में हम लोग देखेंगे कि ये जो रिपोर्ट है, पुरातत्व का जो रिपोर्ट है, इसका इतिहास किस तरीके से लिखा गया, इसका इतिहास किस तरीके से लिखा गया। यहां पर आप कुछ पॉइंट नोट कीजिएगा, ठीक है, कि आपको हड़प्पा में किन किन चीजों के बारे में पढ़ने की आवश्यकता है, आपको नोट्स बनाने की। क्योंकि देखिए, सिलेबस तो हमारा बड़ा है, लेकिन आपको जरूरी है कि इस बड़े से सिलेबस को आप और बेहतर छोटा किस तरीके से कर सकते हैं। तो समय साथ साथ लिखते चलिएगा कि इसमें आपको देखना है, जो कि हम पहले लिख चुके हैं, इसके विकास और विनाश, पुरातत्व। हम एक मिनट, चलिए, ठीक है, पुरातत्व
के बारे में हम लोग जानेंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो हड़प्पा सभ्यता है वो पुरातत्व सर्वेक्षण पर ही टिका हुआ है। यही इसके इतिहास को प्रमाणित करता है। चलिए ध्यान देते हैं कि इतिहासकारों द्वारा इसका उपयोग किस तरीके से किया गया। हड़प्पा सभ्यता एवं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन थे? ठीक है, एक पद का सृजन किया गया था, डायरेक्टर जनरल, जो पूरे डेडिकेटेड तरीका से हड़प्पा सभ्यता के बारे में खोज करेगा, एक रूपरेखा तैयार करने का प्रयास करेगा। हम यहाँ के नगरीय योजना को देखेंगे। यहाँ पर हम सड़क व्यवस्था, जल निकासी प्रणाली, स्नानागार, अन्नागार, ईंट, नगर नियोजन की वर्तमान संदर्भ में उपादेयता, ठीक है, यहां पर हम देखेंगे। उपादेयता कहने का मतलब यहां पर हो जाता है कि क्या हम इतिहास की कुछ चीजों से सीखकर अपने वर्तमान का निर्माण कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, यहां पर और इस टॉपिक का देने का मकसद भी यही है, नगर योजना। आज भी हड़प्पा कालीन सभ्यता का जो नगर योजना होता है आज के इंजीनियरिंग में इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान देते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के राजनीतिक संगठन का स्वरूप क्या है। ठीक है, राजनीतिक संगठन का स्वरूप क्या है, इस पूरे टर्म में एक हम छोटी सी बात करना चाहेंगे कि जब आप इतिहास का अध्ययन करना प्रारंभ करें तो आपको कुछ मुख्य बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जिसमें आप ध्यान दे सकते हैं सामाजिक। आप जब भी अध्ययन करें तो आप इन सारे टर्म्स को, इन सारे मुद्दों पर भी ध्यान दें। सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, ठीक है, और कला, कला संस्कृति, कला संस्कृति यहां पर हो गया। आप और एक और है यहां पर भौगोलिक, भौगोलिक, ठीक है। जब भी आप इतिहास का अध्ययन करें तो आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि आप इन 5 टर्म्स पर ध्यान दें और पूरे नोट्स का जो निर्माण करें आप इसी तरीका से करें कि कोई भी टॉपिक में सामाजिक परिस्थितियां क्या है, आर्थिक परिस्थितियां क्या है, राजनीतिक परिस्थितियां क्या है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए यहां पर लिखा हुआ पहले से भी सामाजिक जीवन, ठीक है, कि हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक जीवन कैसा था, धार्मिक जीवन कैसा था, आर्थिक जीवन कैसा था। साफ साफ यहां पर है सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक। क्लियर है? ध्यान देते हैं कि कृषि पशुपालन, कृषि पशुपालन, शिल्प और उद्योग धंधे यहां की मुख्य आर्थिक क्रियाओं में शामिल थी। ध्यान देते हैं कि व्यापार तथा वाणिज्य, व्यापार तथा वाणिज्य हड़प्पा सभ्यता के निर्माता, हड़प्पा सभ्यता के नगरों का पतन और विज्ञान प्रौद्योगिकी। यहां पर 3 बातों को लिखना जरूरी है। पहला व्यापार, दूसरा निर्माता, तीसरा हमारा पतन, और अंतिम जो कि हमारा चौथा होगा, यहां पर आप देख सकते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। ठीक है, इस पर आप अलग से विशेष प्रकार से नोट्स तैयार कर सकते हैं। चलते हैं हम अपने अगले स्लाइड में, अगले चैप्टर में, भाग 1 के, जो है सेकेंड चैप्टर, राजा, किसान और नगर। इसमें हम देखेंगे आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं, समयकाल, वही ध्यान रखिएगा हम जो बना रहे हैं उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। 600 और 600, आप बताइए पूर्व कहां होगा और बाद कहां होगा। चलिए, क्योंकि आने वाले वीडियोस में हम इस पर चर्चा करने वाले हैं, तो हम अपने समय को बर्बाद ना करते हुए अपने टॉपिक पर आते हैं। मौर्य काल से गुप्त काल तक राजनीतिक और आर्थिक इतिहास के बारे में हम जानेंगे। यहां जो टर्म आ रहा है हमारा राजनैतिक, राजनैतिक,
राजनैतिक और आर्थिक। चलिए, राजनीतिक और आर्थिक टर्म्स के बारे में हम लोग जानेंगे कि प्राचीन भारतीय इतिहास को हम किस प्रकार अध्ययन करते हैं, उसके स्रोत क्या क्या हैं। ठीक है, अध्ययन के स्रोत पर हम ध्यान देंगे और इसके महत्व पर प्रकाश डालेंगे। इसे हम पढ़ने का प्रयास करेंगे, इनके अभिलेखों को पढ़ने का प्रयास करेंगे। अभिलेख इतिहास के द्वार खोलते हैं। अगर इस पर मैं दो शब्द कहना चाहूं तो जो अभिलेख होती हैं वो किसी भी इतिहास के द्वार को खोलने की चाबी होती हैं। ठीक है, जब हम किसी भी सभ्यता, किसी भी समय के अभिलेखों को पढ़ने का प्रयास करते हैं और जब हम उसे पढ़ने में सफल हो जाते हैं तो हमें उस अभिलेखों से बहुत सारी जानकारियां प्राप्त होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतिहास लेखन में ग्रंथों का विश्लेषण, कि आखिर ग्रंथ की क्या भूमिका थी इतिहास को लिखने में, हम देखेंगे आगे। क्षेत्रीय राज्य का उदय, महाजनपद, गणतंत्रात्मक शासन, इसका महत्व, मगध साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, जिसमें हम विशेष करके जानकारी प्राप्त करेंगे शुंग वंश, विदेशी आक्रमण, पार्थियन और शक के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मौर्य साम्राज्य में हम लोग शुंग वंश, विदेशी आक्रमण, पार्थियन और शक के बारे में ध्यान देंगे। सातवाहन, कुषाण वंश इसके साथ साथ चलेंगे। ठीक है, गुप्त काल के बारे में एक हम अलग डेडिकेटेड वीडियो, ऐसे तो डेडिकेटेड वीडियो हम हर एक टॉपिक पर लाएंगे, लेकिन प्रयास करेंगे कि एक विशेष प्रकार का वीडियो हम गुप्त काल पर लेकर आए। भारत का स्वर्ण युग, क्यों, इसके पीछे का जो कारण है, क्योंकि गुप्त काल को भारत का स्वर्णिम युग कहा गया है। यहां की कृषि, यहां का बदलता स्वरूप, गुप्त काल में भूमिदान, अभिलेखों का प्रमाण, गुप्तोत्तर काल में कला एवं स्थापत्य। तो ध्यान देने वाली बात है, कला और स्थापत्य। आप किसी भी समय काल को पढ़ रहे हो, आपको कला और स्थापत्य, महिला, ये सारे जो टॉपिक हैं, जो टर्म्स हैं, आपको उसको ऊपर नोट्स बनाने की आवश्यकता है। दक्षिण भारत में गुप्त एवं, ध्यान देते हैं यहां पर आप देख सकते हैं, दक्षिण भारत में गुप्त एवं उत्तर गुप्त कालीन विकास, यानी हम देखेंगे इसमें गुप्त काल का विकास। ठीक है, और राष्ट्रकूट कालीन की मंदिर, कला और स्थापत्य, राष्ट्रकूट कालीन का मंदिर, कला और स्थापत्य के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ये था हमारा सेकंड चैप्टर। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। यहां पर हमारा तीसरा चैप्टर है। और एक बात और, जब आप नोट्स को तैयार करें तो नोट्स तैयार करने से पहले सिलेबस को बहुत ध्यानपूर्वक देखें। सिलेबस को आप अपने अनुसार डिजाइन करें और जितने भी चैप्टर्स हैं आपको फिंगर टिप पर याद होनी चाहिए कि आपको क्या क्या पढ़नी है, किस बुक में। पता चला कि हम खाने गए, किचन में क्या क्या है पता ही नहीं है। ठीक है, तो बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, बेसिक तौर पर हम यहां पर पढ़ेंगे आरंभिक समाज कि भारत की जो आरंभिक समाज थी वो किस प्रकार की थी। इसमें हम जो कुछ विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे वो होगा हमारा महाभारत। ठीक है, ये एनसीईआरटी में नया टॉपिक यूज किया गया है, महाभारत का संक्षिप्त कथा। महाभारत का संक्षिप्त कथा क्यों, क्योंकि महाभारत हो गए और श्रीमद् भागवत गीता हो गई। ये सारी जो पुस्तकें हैं, जो साहित्य है, ये सिर्फ एक बुक नहीं है बल्कि ये जीवन दर्शन है। ठीक है, इसलिए एनसीईआरटी ने एक बेहतर कार्य का प्रदर्शन देते हुए महाभारत और श्रीमद् भागवत को एनसीईआरटी में जगह दी है, जिससे लोगों, जो विद्यार्थी हैं, वो अपने मन को शांति पहुंचा सके और अपने बहुत सारे सवालों का जवाब प्राप्त कर सके, जिससे वो अपने जीवन में बहुत सारे कार्यों को सफलतापूर्वक
पूरा कर सकते हैं। ध्यान देते हैं, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण हम लोग पढ़ेंगे। ये छोटा सा टॉपिक रहेगा जिस पर हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे। प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास किस रूप में? महाभारत के रूप में, यानी कि महाभारत हमारा एक विशेष विषय होगा। महाभारत एक विशेष विषय रहेगा, ठीक है। महाभारत और साहित्यिक स्रोत का हम लोग उपयोग करेंगे कि हम महाभारत देखें, श्रीमद् भागवत गीता देखें, ये इतिहास लेखन में किस प्रकार से अपना अहम भूमिका निभाते हैं, ठीक है। महाभारत का आखिर लेखन कौन किया था? महाभारत का लेखन कौन किया था, इस पर हम लोग ध्यान देंगे। ये एक रोचक कथा आपको इसमें सुनने को मिलेगा, ठीक है। महाभारत का महत्व और इसके प्रभाव को हम लोग समझेंगे। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड में, जो हमारा चौथा चैप्टर है भाग 1 का, बुक 1 का, जो है विचारक, विश्वास और इमारतें सांस्कृतिक विकास, ठीक है। इसमें जो हमारा मेन फोकस होगा वो होगा 3 में, आप इसको लिख सकते हैं। पहला वैदिक, दूसरा जैन और तीसरा बौद्ध, और चौथा भी है हमारा विष्णु और शैव, ठीक है। ये 5 टॉपिक हम इस सिलेबस में पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम यहां देख रहे हैं वैदिक धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म का तुलनात्मक अध्ययन, कि दोनों में क्या समानताएं थी और दोनों में क्या विषमताएं थी। सांची के स्तूप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और सवाल का जवाब आप लोग दीजिए। बताइए, स्तूप चाहे आप राजगीर में जाइए, चाहे आप सांची में जाइए, ठीक है। बताइए कि सांची का जो स्तूप है, इसमें जो स्तूप शब्द है, ये स्तूप कहते किसको हैं, ठीक है। थोड़ा आप अपने पुस्तक को पलटिए, दिमाग को खंगालिए और जवाब को निकालिए। ध्यान देते हैं, तोरण की कला, शाल भंजी का, यहां पर ध्यान दीजिएगा, तोरण की जो कला है ये कोई मैथ का टर्म नहीं है। यहां पर भी एक कला है जिसमें हम तोरण के बारे में जानेंगे। ये क्या होता है, ये आपके लिए एक कौतूहल का विषय होगा। अगर आप इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, बाकी मैं तो इस पर भी वीडियो लेकर आने वाला हूं। एवं लोक परंपरा, बौद्ध संप्रदाय, त्रिपिटक, वैष्णव मत, शैव मत और शैव एवं वैष्णव वास्तुकला, ठीक है। तो कला, साहित्य, आप इन विषयों को तो बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते हैं। चलिए ध्यान देते हैं, यह थी हमारे आज की सिलेबस डिस्कशन, जो कि ध्यान रखिएगा बुक 1 का है। बुक 1 कौन? NCERT, और हमने जो रेफरेंस लिया है, जो हम अपने एजुकेशन पथ पर पूरे नोट्स लेकर आ रहे हैं, वो SBPD का होगा, SBPD का होगा। आपको यहां पर बेहतर नोट्स, बेहतर रूटीन और हमारी टीम के द्वारा एक बेहतर विषय समय समय पर आपके समक्ष लाया जाएगा। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, पढ़ने को तैयार हो जाइए, क्योंकि एजुकेशन पथ आपके साथ है। क्योंकि आर्ट ऑफ लर्निंग इज द साइंस ऑफ सक्सेस। दिस इज कॉल्ड एजुकेशन पथ।